मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मनौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को उत्तर मेघदूतम के विषय वस्तु से अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तर मेघदूतम में जो मेघ यक्षिणी को देखता है, यक्षों के भवनों को देखता है और वहाँ की यक्षिणी की जो विरह अवस्था है उसको देखकर पुनः सांत्वना देता है यक्षिणी को, यक्षिणी से वार्ता करता है एवं यक्ष का जो संवाद है वो यक्षिणी को सुनाता है कि हे भातृजा, हे भाभी, मैं यक्ष का मित्र हूँ। यक्ष ने अपनी भाव और व्यवस्था को आपके समक्ष रखने के प्रस्तुत करने के लिए मुझे इसे अलका के महलों में, यक्षों की नगरी में मुझे प्रेषित किया है। इसी संदर्भ में मैं आज तृतीय खंड के छात्रों को कुछ संबोधन करना चाहता हूँ कि उत्तर मेघदूतम की वर्ण विषय क्या है। सर्वप्रथम देखते हैं कि धनाधीश कुबेर द्वारा अभिशप्त चित्रकूट स्थित योगी जक्ष के निर्देशानुसार कल्पनादूत में कुबेर की राजधानी अलकापुरी पहुंचकर गगनचुंबी भवनों को चमक को देखता है। प्रसादों में, वहाँ के अलकापुरी भवनों में सुंदरियों रमणियों की बिजली सी चमक जो व्याप्त है उन्हें देखकर मकानों के अंदर मणिमय प्रांगण सजल मेघ की तरलता के समान सुंदर था, जिसका वर्णन यक्ष ने स्वयं प्रेषित दूत अपने नयनों से यक्षिणी की विरह को देखता है और यक्ष द्वारा भेजे संदेशों को व्यक्त करता है। अलकापुरी की शोभा देख प्रफुल्ल मन होता हुआ मेघ नगर का परिभ्रमण करने लगा, अर्थात उस अलका के प्रसादों का, भवनों का निरीक्षण कर रहा था। अलका के सौंदर्यों को वो देख रहा था, जहाँ चांदनी रात में जो चांद अपने प्रकाश को बिखेरे हुए था, उसी चांदनी प्रकाश में वो उन प्रसादों के अंतर्गत श्रृंगार सशरीर और सजीव जान पड़ता है। अलका की सुंदरियाँ स्वयं श्रृंगार की साकार मूर्ति प्रतीत होती है। वो अलका में 6 ऋतुओं का अखंड सौरभ साम्राज्य पाता है। अलका में यौवन से भिन्न कोई दूसरा वय है ही नहीं, अर्थात वो जो अलका यक्षों की नगरी है, इतना रमणीय है, इतना सुंदर है कि वहाँ निवास करने वाले हर व्यक्ति जुआ ही दिखाई पड़ता है, हर नारी ज्योति के समान ही प्रतीत होती है। इस प्रकार मेघ ने
अलका के महलों के सौंदर्य और वहाँ के युवक युवतियों को देखकर अपने मन ही मन विचार कर रहा है। मेघदूत वहाँ देखता है कि प्रतिबिंब के समान पुष्पों से सुसज्जित महक के ऊंच शिखरों पर बैठे यक्ष दंपति एक साथ मिलकर कल्प वृक्ष से समुत्पन्न कामोद्दीपक मध्य का पान कर रहे हैं और मंद मंद संगीत स्वर शोभित वातावरण में लहरा रहा है। मेघ अलका के महलों में घूमते हुए प्रणय केली के दृश्यों का निसंग अवलोकन करता है। मणिदीपोज्वल रंग महल के कामुक नायक हृदय हारणी नायिका के कटी सूत्र के बंधन के प्रयासों पर लज्जित होकर मणिदीपों पर अपनी मुठियों से कुमकुम चूर्ण फेंकती है, फिर भी वह दीपक को बुझाने में विफल हो जाती है। इस प्रकार के वर्णन को मेघ ने व्यक्त किया है। प्रसन्न चित्त मेघ परिचालक पवन के सहारे, पवन के माध्यम से, पवन के सहारे एक जगह से दूसरी जगह मेघ जाता आता है। तो इसी तरह वह पवन के सहारे अलका के 7 तबलों वाले भवनों के अंदर जाकर दीवार पर टंगे चित्रों को विकृत कर देता है, अर्थात अपनी हवा के झोंकों से अस्त व्यस्त कर देता है। छत्रों के लिए अपने आवरण से चंद्रमा को मुक्त कर देता है। फलतः भवनों में प्रचुर मात्रा में चंद्रकांत मणिया चंद्र किरण के स्पर्श से प्रियतमों के गाढ़ालिंगन से उन्मुक्त रमणियों के रमण जनित अंग की ग्लानि को दूर करने में समर्थ प्रमाणित होने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेघ ने अपने आंखों के सामने जो देखा है उसका बड़े ही सजीव चित्रण इसे उत्तर मेघ में कर रहा है। जिस कैलाश पर कुबेर सखा महादेव के निवास के भय से कामदेव अपने धनुष को नहीं चढ़ाता, परंतु कामनियां ही अपनी भ्रूभंग द्वारा कामी जनों को विद्ध करती है। अपनी बिरहणी भातृ जया यक्षिणी को बिरही जैस भ्राता यक्ष के प्रणय संवाद सुनाने को उत्सुक मेघ शीघ्र ही यक्ष के घर पर उपस्थित होता है एवं देखता है कि वापी में हंस तैर रहे हैं। अकस्मात मेघ की तरह दृष्टि वापी के उस पार पड़ती है जहाँ भवनों में ज्योति विद्यमान है। मेघ देखता है कि इंद्र नीलमणि से बने शिखर से सुशोभित एक क्रीड़ा पर्वत बिहस रहा है। द्रुत गति के कारण मेघ थक सा गया है, अत्यंत विश्राम के लिए बैठता है। पुनः कुछ समय विश्राम करने के पश्चात एकदम क्षीण और कृश अवस्था में उसे यक्षिणी को देखता है। यक्षिणी की कांचन काया एकदम क्षीण और कृश थी, फिर भी अदृष्ट पक्व बिंब फल सदृश सुशोभित, कटी चितवन चकित हिरणी सी चंचल, नाभि आवर्त सी गंभीर, गति नितंब भार से मंद और देह पीन पयोधर के भार से नम्र विधाता की प्रथम सृष्टि सी प्रतीत हो रही है। अर्थात मेघ यक्षिणी के सौंदर्य कामनाओं को देखकर अत्यंत खिन्न उठता है। मेघ के जो मनोदशा है और पूर्णतः छिन्न भिन्न हो उठता है और सोचता है कि वास्तव में इस यक्षिणी के जो क्लेश है, जो विरह अवस्था की जो वेदनाएं हैं, वह सहज रूप में असहनीय है। अर्थात उसके विरह को देखते हुए दिन ढल जाता है
और रात आ जाती है, अर्थात वो मेघ अलका के प्रसादों के सौंदर्य को देखते देखते पूरे दिन को बिता लेता है और रात्रि के आने पर धीरे धीरे उतरकर यक्षिणी के शयनागार के समीप आकर उसकी गतिविधि को देखता है। यक्षिणी की आंखों में नींद नहीं, वो अस्त व्यस्त भाव से भूतल पर पड़ी लूटपोट कर रही है, जिसे देखकर उस मेघ का हृदय अत्यंत करुणान्वित हो जाता है, अत्यंत दयाद्र हो उठता है। अपने कोमल अंगों को बार बार सैया पर देख मेघदूत की आंखें सजल हो जाती है। विभावरी बीत जाती है, अर्थात रात बीतती है। उषा का शुभागमन होता है। मेघ मधुर मधुर स्पर्श द्वारा वियोगिनी यक्ष प्रियतमा को धीरे से जगाता है। जूही के कली के समान यक्षिणी धीरे धीरे आंखें खोलती है और उसे वातायन की ओर देखती है, जिसके सामने मेघदूत खड़ा है। अर्थात रात्रि के बीतने पर, रात्रि के पश्चात जब सुबह होता है तो पवन और मेघ पवन के द्वारा इस प्रकार के मनमोहक वातावरण, ठंडापन उत्पन्न कर देता है, जिससे वह यक्षिणी जग जाती है और जगने पर अपने समक्ष उस मेघ को देखती है। मेघ उस यक्षिणी को देखकर क्या कहता है? हे अभिद्वे, मैं तुम्हारे स्वामी यक्ष का प्रिय मित्र हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे यक्ष के द्वारा प्रेषित दूत हूँ या यक्ष का मित्र हूँ। यक्ष ने ही मुझे तुम्हारे पास संदेश भेजने के लिए प्रेषित किया है, जिससे मैं अलका के भवनों तक पहुंचने का सफल प्रयास किया। यह सुनकर सीता ने हनुमान का जिस प्रकार सम्मान किया था, उसी प्रकार यक्षिणी ने मेघदूत के प्रति सम्मान भाव का प्रदर्शन किया एवं प्रियतम संवाद सुनने को एकाग्र हो गई, क्योंकि स्त्रियों के लिए प्रिय बंधु से प्राप्त प्रियतम का वृतांत संभोग सुख से कुछ ही कम होता है। कवि ने बिल्कुल मनोवैज्ञानिक भावों को, सच्ची घटनाओं को इस काव्य में बड़े ही हृदय विदारक मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का जो सफल प्रयास किया है, उसके पठन से मानव हृदय गदगद हो उठता है, क्योंकि इस खंड काव्य में पूर्ण जो चित्र काव्य का जो प्रस्तुति किया गया है वो पूर्णतः अभिनव है एवं नई नवेली के समान एवं नए नए प्रयोग महाकवि ने इसे खंड काव्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पुनः मेघदूत संदेश सुनाना आरंभ करता है। हे अबले, तुम्हारा सहचर अक्षत शरीर है और तुमसे विरक्त होकर रामगिरी आश्रम में निवास कर रहा है एवं सदैव तुम्हारी मंगल कामना के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हमारा सहचर तुमसे बहुत दूर है और प्रतिकूल दैव ने उसका रास्ता बंद कर दिया। कि मेघदूत में कवि कालिदास ने लिखा है, विधि बसात दूर बंधु गतो हम। विधि के बस अर्थात प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के निर्देशानुसार वो यक्षिणी यक्ष से दूर हो गई और सदैव तुम्हारी मंगल कामना करता रहता है। तुम्हारा सहचर तुमसे बहुत दूर है, पर प्रतिकूल देव ने उसका रास्ता बंद कर दिया है। हे अबले, उसने अपने मुंह से तुम्हें यह कहा है। प्रियतमे,
श्यामलता से तुम्हारा शरीर, चकित हिरण्य से दृष्टि में तुम्हारी चंचल आंखें, चंद्र में तुम्हारा मुख, मयूर पुष्प से तुम्हारा केश कलाप एवं नदी की शुद्ध तरंगों से तुम्हारा भ्रूविलास देख पाता हूँ, परंतु तुम्हारा पूर्ण सादृश्य नहीं देख पाता। हे सुंदरी, रात को स्वप्न अवस्था में अत्यंत कष्ट से तुम्हें पाकर गाढ़ालिंगन के निमित्त मैं जब अपने बाहों को पसारता हूँ, फैलाता हूँ, तब उसे देख वन देवता भी मोती के समान अपने आंसुओं को गिराते हैं। यहाँ यक्ष की विरह अवस्था का वर्णन मेघ यक्षिणी से कर रहा है कि तुम्हारे अभाव में तुम्हारे प्रीतम की जो स्थिति है वो इस प्रकार है। फिर पुनः में कहता है, प्रेयसी, मैं विरह के एक एक क्षण को पर्वत सा निश्चल पा रहा हूँ। विकलता दिनादिन बढ़ रही है। तुम्हारी विरह वेदना ने मुझे पूर्णतः निरुपाय कर दिया है। मैं दूसरा को सुनकर भयभीत न हो जाना। मैं अपने हृदय को बहुत तरह से समझा बुझा कर स्थिर रखता हूँ। यह जान लो कि एक दिन हम दोनों का भी सुख अवश्य लौटेगा। मेघ फिर कहता है, वियोगिनी, तुम्हारे स्वामी ने कहा है, चारुहासिनी, तुम पहले एक दिन सहजा पर मेरी कंठाल लग्न अवस्था में रोती हुई जग पड़ी थी। बार बार पूछने पर भी तुम कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन बहुत दबाव के पश्चात तुमने यह कहा था कि हे प्रियतम, मैं स्वप्न में तुम्हें किसी दूसरी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। इस प्रकार की भावों को मेघ यक्षिणी से व्यक्त कर रहा है, बता रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो विरह अवस्था का जो वर्णन इसे मेघदूत में, उत्तर मेघदूत में महाकवि कालिदास ने जो व्यक्त किया है, इसको देखकर वो अपने मनोव्यथा को यक्षिणी से व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है। क्योंकि मेघदूत में जो विरह अवस्था का वर्णन की गई है वो अत्यंत ही दुर्गम है। इस प्रकार मेघ वार्ता सुनकर दलित हृदय यक्षाधिराज कुबेर ने प्रसन्न होकर यक्ष के तत्क्षण शाप से मुक्त कर दिया और यक्ष दंपति का मयूर मिलन करा दिया। क्योंकि जो शापावसान का अंत हो गया तो यक्ष यक्षिणी का मधुर मिलन कराया गया। तो यक्ष दंपति सुख समाप्ति के पश्चात प्रसन्न पूर्वक अखंड सुख पूर्वक भोगों को भोग करने लगे, अर्थात वियोग संयोग होकर हंसने लगा। जो यक्ष और यक्षिणी का वियोग था वो समाप्त हो गया और दोनों मिलकर बड़े ही प्रसन्न हो गए और उनका जीवन पुनः आनंदित हो उठा और उनके जो जीवन में जो क्लेश और विरह थी उसका अंत हुआ और वो दोनों दंपति खिलखिला उठे, हंस पड़े। मेघदूत का यह उत्तर मेघदूत करुण विप्रलम्ब श्रृंगार का सजीव रूप है, जिसमें गौण रूप से संभोग श्रृंगार का भी प्रयोग हुआ है। महाकवि कालिदास ने विराट प्राकृतिक पदार्थ को मानवीय रूप में अपनी ऊंची कल्पना, गहरी अनुभूति तथा संगीतमयी वाणी द्वारा श्रृंगार को रूप दिया है। उससे पता चलता है कि वास्तव में वह एक सफल श्रृंगार कवि है। तभी तो विद्वानों ने कालिदास के संबंध में कहा है कि कालिदासो विलासः। यह उक्ति भी कालिदास के
कृति से जोड़ दी गई है कि कालिदास विलास, अर्थात उनके जीवन में, उनके अंतरात्मा में, उनके कल्पना में विलास का भी सफल प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर मेघदूत में यक्षिणी के विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। जो यक्ष मेघ को दूत के रूप में प्रेषित करता है और मेघ अलका के प्रसादों में जाकर उसके सौंदर्य को देखता है और यक्षिणी से मिलकर यक्ष के संवादों को पुनः व्यक्त करता है। यही उत्तर मेघदूत की कथा वस्तु है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।